पाठ 3 का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो इन शब्दों का उच्चारण करना है, ध्यान से आप सुनेंगे और देखेंगे। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। तो ये सारी हैं गिनती। आप कहें तो इसको भी एक बार मीनिंग भी बता देती हूँ मैं आपको। विंशति ही 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, चत्वारिंशत होता है 40, 42, 43, 44, 47 और 50। ये इनके अर्थ थे। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? कस्य। षष्ठी भक्ति है, किसके घर में, किसके भवन में सारी सुख सुविधाएं थी। तो किसके भवन में थी? श्री कंठस्य। यहां भी षष्ठी विभक्ति ही होगी, श्री कंठस्य। षष्ठी विभक्ति यहां पर लगाएंगे, ध्यान रखें क्योंकि कस्य का आंसर कर रहे हैं आप। ख भाग, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति के। तो कृष्णमूर्ति शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा कृष्णमूर्ते है। कृष्ण मूर्ते है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का सत्कार, अतिथि सत्कार किसने किया? के शब्द से आपको पता लग रहा है कि ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, यानी कई लोग हैं इसमें, बहुवचन में हमारा आंसर होगा। तो कौन कौन था, किस किसने स्वागत किया था? कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने। तो आप लिखेंगे कृष्णमूर्ति ही। प्रथमा विभक्ति में है ये प्रश्न, तो हमारा भी आंसर प्रथमा विभक्ति में ही होगा। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। तस्य माता पिता च। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहां सुख होता है। तो कुत्र का आंसर करते हुए फिर ध्यान रहना चाहिए, सप्तमी विभक्ति में आपका आंसर होगा स्वावलंबने। आंसर क्या लिखेंगे? स्वावलंबने। इसका अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता में। हमेशा सुख कहाँ है? आत्मनिर्भरता में। ग पाठ, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते है गृहम कदा अगच्छत। कब जाता है? तो सुबह जाता है 9 बजे। तो आंसर लिखेंगे प्रातः नववादने। च पाठ, कृष्णमूर्ते है कति कर्म कराः संति। अब आपको जो आंसर देना है वो कति का आंसर करना है। तो जो कति है, कति का क्या मतलब? कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। कति का मतलब कितने। तो आपको गिनती में बताना है कितने नौकर हैं कृष्णमूर्ति के। 8। तो आप लिखेंगे आंसर अष्टौ। आपका आंसर होगा
अष्टौ। तीसरा प्रश्न देखिए, चित्राणि गणयित्वा तवधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखिए। तो इसमें ये देखिए, जो पहली तस्वीर है, ये पहली, इसमें जो हम गिनती कर सकते हैं इन चीजों की कितनी है, एक लाइन में 6 हैं और लाइनें कितनी है, 3, तो 18 है ये सारी। तो 18 के लिए हमारे पास क्या गिनती है संस्कृत में, अष्टादश। तो यहां लिखेंगे अष्टादश। इसके बाद देखिए अगली तस्वीर में ये आम दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने हैं, एक लाइन में गिनिए और कितनी लाइन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 हैं एक लाइन में और 3 से तो 21 हो जाएंगी। 21 के लिए हमारे पास शब्द है एक विंशति। तो यहां लिखिए एक विंशति। अगली तस्वीर देखते हैं, यहाँ कितनी है ये चीजें, ये बॉल है, फुटबॉल है, जो भी है, कितनी है, 15, 15 है। तो 15 के लिए हमारे पास क्या शब्द है संस्कृत में, पंचदश। आगे देखते हैं, ये मोमबत्तियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये मोमबत्तियां कितनी है, जब आप टोटल इनको गिनोगे तो ये 36 हैं। 36 के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, षट त्रिंशत। षट त्रिंशत। इसके बाद आप आगे देखिए, यहां ये कितने हैं, इनको काउंट करेंगे सीजर्स को, तो कितनी है ये है 24। 24 के लिए हमारे पास शब्द होता है चतुर्विंशति। तो इसको लिखते हैं चतुर्विंशति। जब लिखेंगे तू के बाद र आ रहा है तो वो र यहां आएगा मात्रा के ऊपर, फिर ऊपर अनुस्वार आएगा, चतुर्विंशति, और फिर विसर्ग आएंगी। तो लिखते हुए गलती ना करें, ध्यान रखें इस चीज का। अगली तस्वीर, इसमें जो ये सारी काउंटिंग है इनकी, लीफ पत्ते नजर आ रहे हैं हमें, ये है 33। तो उसके लिए हमारे पास संस्कृत में शब्द है त्रयस त्रिंशत। त्रय आधा स, त्रिंशत यहां फिर अनुस्वार, त्रयस त्रिंशत। फोर्थ एक्सरसाइज देखते हैं, मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनो, शब्द चुनो। ये अंक दे रखे हैं आपको, इनकी संस्कृत यहां दी हुई है मंजूषा में। तो 28 पहला शब्द है आपके पास, ये 28 नंबर है, अंक है। 28 के लिए, तो 20 के लिए विंशति होता है। आपने काउंटिंग सीख ली होगी, नहीं सीखी है तो अब आप सीखेंगे, सीख रहे हैं साथ साथ। तो 28 में पहले देखो, 20 के लिए विंशति शब्द आपको पीछे मिलेगा, ये विंशति यहां भी है, लेकिन आगे 8 के लिए अष्ट होता है, तो ये अष्ट तो नहीं है यहाँ पर। अगला देखिए विंशति वाला शब्द ये रहा, इसमें आगे अष्ट है, तो अष्टाविंशति ये शब्द आएगा 28 के लिए। तो 28 के लिए लिखेंगे अष्टा विंशति। अगला देखिए, अगली संख्या हमारे पास है 30। 30 के लिए शब्द होता है त्रिंशत। ढूंढिए यहां पर त्रिंशत कहाँ है, ये देखिए लास्ट सेकंड वर्ड है त्रिंशत। तो 30 को संस्कृत में कहते हैं त्रिंशत। इसके बाद नंबर है आपके पास 27। 27 में फिर वही 20 है, 20 के लिए विंशति और आगे सप्त 7 के लिए। तो नंबर ये कहाँ है, ये रहा सप्तविंशति ही, इसको लिखिए सप्तविंशति।
आगे आपके पास अंक है 31। इसके लिए हमारे पास शब्द है एक त्रिंशत। इसको लिखिए यहां, एक त्रिंशत। ये ध्यान रखें कि अनुस्वार त्रि की जो मात्रा है वहां लगेगा, उससे दूर नहीं लेके जाएं आप इसको। तो अभी एक्सरसाइज 4 आगे भी हमारे पास यहाँ है, नंबर हैं, अंक हैं, जिनको हमें इस मंजूषा से ही चुनकर लिखना है शब्दों को। 24 है आगे, 24 के लिए फिर वही विंशति और आगे 4 के लिए चतुर, ये रहा चतुर्विंशति ही शब्द आएगा। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर चतुर्विंशति ही, चतुर्विंशति। फिर से वही ध्यान देंगे, चतुर में तू के बाद जो र लगा है वो वी की मात्रा पर आएगा और फिर अनुस्वार आएगा, उसके बाद श, उसके बाद ती और फिर विसर्ग, चतुर्विंशति। इसके बाद हमारे पास शब्द है 50। अंक जो है वो 50 है। 50 के लिए शब्द होता है पंचाशत। पंचाशत यहां लिखेंगे प य फिर चा श त। तो ये जो है ये पंचाशत आ गया। इसके बाद है 40। 40 के लिए जो शब्द है वो है चत्वारिंशत, ये रहा चत्वारिंशत। इसको यहां लिखते हैं अब चत्वारिंशत, च आधा त वा री अनुस्वार श त। फिर वही बात मैं आपको याद दिला रही हूं कि जो री पर अनुस्वार, अनुस्वार कहीं भी लगाएं वो किसी ना किसी लेटर के ऊपर लगता है, वो दो लेटर के बीच में कभी नहीं लगेगा, हवा में ऐसे ही कहीं भी नहीं लगेगा। 5वीं एक्सरसाइज, इसमें करना क्या है, हमें ध्यान दें इस पर, इसको देखें एक बार। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर, मंजुषा से पदों को लेकर, जोड़कर, प्रयुज्य मतलब जोड़कर वाक्य बनाइए। तो सारे शब्द यहीं दिए गए हैं, इनको प्रॉपर ऑर्डर में, और एक वचन के अनुसार है तो एक वचन के अनुसार शब्दों को लें, उसी के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया लें, ढूंढें यहां से और वाक्य बनाएं जो बन सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम अभी। तो शुरू करते हैं इसको। यहां जो शब्द दिए हुए हैं देखिए, पहले कृषकः, सारे शब्दों को आप एक बार पढ़ जाइए। कृषकौ एते धान्यम एषः कृषकः एतौ क्षेत्रम कर्षति कुरुतः खनन कार्यम रोपयन्ति। तो अपने दिमाग में सबसे पहले लेके आए कर्ता कौन कौन है यहाँ पर जो आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। कृषकः, इसके बाद जो वाक्यों में प्रयोग हो सकता है कृषकौ और कृषकः। अब इनके साथ क्रिया देखें। कृषकः बहुवचन शब्द है तो इसके साथ जो क्रिया प्रयोग करेंगे आप वो रोपयन्ति प्रयोग करेंगे। कृषकः रोपयन्ति। अब बीच के शब्द यहां ढूंढ सकते हैं कि किसान क्या लगाते हैं। रोपयन्ति होता है लगाना, जमीन में जब आप कुछ लगाते हो, बोते हो, उसको कहते हैं रोपयन्ति। तो क्या लगाते हैं, तो इसको जब आप करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको कर्ता का पता होना चाहिए, कर्ता के साथ क्रिया कैसे आप प्रयोग करेंगे वो पता होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान देना है इस पर आपको। तो इसमें हम देखिए, आप अपनी तरफ से भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ और नहीं मिल रहा है आपको तो आप अपनी तरफ से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास है कि जो किसान हैं वो रोपते हैं, क्या रोपते हैं, धान्यम, जो अनाज है वो रोप रहे हैं, धान रोप रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप इसमें। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला वाक्य कृषकः धान्यम रोपयन्ति। और वाक्य देखिए ऐसे ही, कृषकः आया था यहाँ और कृषकः के साथ जो क्रिया यूज करेंगे वो कर्षति। कृषकः कर्षति,
किसान जोतता है किसको? क्षेत्रम, खेत को। अब यहाँ ये देख रहे हैं आप, दो शब्द तीन शब्द ये भी हैं, एष है, एते, एतौ। तो एष है मतलब यह है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ये सर्वनाम है। तो एष है कृषक है, क्षेत्रम कर्षति। आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। तो यहां बनाइए वाक्य, एष है कृषक है, क्षेत्रम कर्षति। इसके बाद अगला वाक्य बनाते हुए आप ध्यान देंगे कि और क्या हमारे पास वाक्य बन सकता है। कृषकौ कुरुतः, दो किसान करते हैं। ठीक है। अब कृषकौ के लिए जो आप सर्वनाम ले सकते हैं द्विवचन के लिए, वो एतौ है, एतौ कृषकौ। ये दो किसान खनन कार्य करते हैं। तो यहां लिखेंगे एतौ कृषकौ खनन कार्यम तो ये दो किसान खनन कार्य करते हैं, करते हैं के लिए कुरुतः। तो हम और भी वाक्य यहां बना सकते हैं। एक्सरसाइज 6 देखते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। तो पहला है 10:30। 10:30 के लिए शब्द आएगा सार्ध द्वादश वादनम। तो सार्ध द्वादश नहीं है, ये सार्ध दश है, क्योंकि 10 के लिए क्या होगी गिनती? 10, द्वादश नहीं होगी। तो ये बीच में जो द्वा है, इसको, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हटा दें। दशवादनम 10 के लिए, और आधा घंटा ऊपर है, आधा, तो उसको उसके लिए शब्द हुआ सार्ध। तो सार्ध दशवादनम। इसके बाद 7 बजे के लिए, 7 बजे के लिए हमारे पास संस्कृत में शब्द है सप्तवादनम। उसके बाद है 2:30 बजे। तो पहले 2 बजे, 2 बजे के लिए शब्द द्विवादनम, और आधे के लिए सार्ध। तो सार्ध द्विवादनम। ग्यारह बजे, 11 के लिए हमारे पास शब्द है एकादश वादनम। उसके बाद 4:30, साढ़े के लिए सार्ध, और 4 के लिए आपके पास शब्द है चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। 1:30 बजे, तो इसमें आधा घंटा ऊपर है, उसके लिए सार्ध, और 1 के लिए एक वादनम। इसी को अगर हमें इकट्ठा करना है, क्योंकि यहाँ पे सार्ध और ए, ये जब यहाँ जुड़ेगा तो ये ए ऊपर ही आ सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्धई, और क, ए यहां से खत्म होके ऊपर आ गया है, और वादनम बाकी सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ेगा। 5 बजे के लिए पंचवादनम। इसके बाद 3:30, साढ़े के लिए सार्ध, त्रि
वादनम। नौ के लिए नववादनम। उसके बाद 12:30 के लिए सार्ध द्वादश वादनम। तो ये आप समझ गए होंगे, इतनी बार आ चुका है। आधा घंटा ऊपर होते ही सार्ध शब्द जुड़ जाएगा और उसके बाद जो 12 के लिए द्वादश और वादनम लगा देंगे। इसके बाद है 8 के लिए अष्टवादनम। 7:30 फिर सार्ध सप्तवादनम। इसके बाद देखते हैं अगली एक्सरसाइज 7। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से शब्दों को चुनकर एक स्थान भरिए। क भाग। यहाँ मंजुषा में जो शब्द दिए गए हैं षड, 6, त्रिंशत, 30, एक त्रिंशत, 31, द्वौ, 2, द्वादश, 12, अष्टाविंशति, 28। तो सारी गिनती हैं। क भाग को देखते हैं। डैश ऋतवः भवन्ति। तो डैश ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। तो पहले क भाग में जो शब्द आएगा वो आएगा षड। तो यहां लिखेंगे षड। ख भाग देखिए, मासाह डैश भवन्ति, महीने कितने होते हैं? 12। 12 के लिए शब्द है द्वादश। तो यहां लिखिए द्वादश। और ये द के पैर में व लगा हुआ है। एकस्मिन मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति। एक महीने में या तो 30 या 31 दिन होते हैं। तो 30 के लिए त्रिंशत है और 31 के लिए एक त्रिंशत। तो दोनों लिखेंगे त्रिंशत। ये त्रिंशत त्रि की मात्रा के जितना नजदीक हो आप लगाएंगे, अथवा एक त्रिंशत। घ पाठ। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? अष्टाविंशति, 28। तो यहां लिखेंगे अष्टाविंशति। मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो 2 के लिए द्वौ लिखा हुआ है। तो आप द बनाइए, पैर में व लिखिए और औ की मात्रा लगाइए, द्वौ। तो एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गई है। इसके बाद ध्यातव्य, धातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें हैं। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतुनाम च नामानि। भारतीय वर्ष के अनुसार जो महीने और ऋतुएं हैं वो यहाँ दी हुई हैं। महीने 12 हैं, देसी महीने जिनको हम कहते हैं। तो 12 महीनों के नाम है यहाँ। और फिर 6 ऋतुएं हैं। ये 6 ऋतुएं, 3 इधर और 3 इधर। किन महीनों में कौन सी ऋतु होती है ये बताया हुआ है। तो पहला जो महीना है वो चैत्र है, वैशाख है। इन 2 महीनों में जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु। ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु। श्रावण है, भाद्रपद है, ये वर्षा ऋतु। आश्विन है, कार्तिक है, यहाँ पे शरद ऋतु। फिर मार्ग शीर्ष पौष है, यहाँ पर हेमंत ऋतु। माघ है और फाल्गुन है, यहाँ पर शिशिर है, ये शिशिर ऋतु। तो ये 6 ऋतुएं जो, और देसी महीने जो हमारे 12 हैं वो बता रखे हैं आपको। कौन से महीने में कौन सी ऋतु है ये बता रखे, तो ये आना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।